हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 2 फैकल्टी। सभी का स्वागत है। जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी टाइमली। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हम। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। ओके, गुड इवनिंग जी। सुमन चाशा, गुड इवनिंग जी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एंड आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं कॉमर्स के? अभी जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो, अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, वो डिटूट के नहीं आने वाले। आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, बाकी ये जितने भी टॉपिक करवा रही हूँ ये तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाने। और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट किया है कि नहीं? हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट किया है। ओके, नोट्स के रिगार्डिंग किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार। नोट्स मिल गए हैं सभी को? सुमन जी, आपको नोट्स मिले हैं क्या? यूनिट 1 के नोट्स अपलोड कर दिए हैं एंड आपके यूनिट 2 के भी नोट्स अपलोडेड है। अभी तक जितना पढ़ाया ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे नोट्स अपलोडेड है। मिल गए आपको? हाँ जी, बोलिए जल्दी से। मिले हैं नोट्स की नहीं? रीचा पनवर जी, गुड इवनिंग। नोट्स मिल चुके हैं कि नहीं मिले हैं? जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपके यूनिट 1 के भी सारे नोट्स अपलोडेड हैं और आपके यूनिट 2 के भी सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। तो प्लीज बता दो मुझे जो आपके नोट्स अपलोड हुए हैं। ठीक है, कंटेंट में ये देखो, ये है फिलर फॉर्म जहां पर कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2। ठीक है, और आज आपकी पेपर 1 की भी क्लास है। 7 PM मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। टेलीग्राम चैनल भी है फिलर फॉर्म का। एंड ये है आपका कॉमर्स का कोर्स जिसकी फीस आपकी 2499 है कि जून 2024 के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं आपकी। और 10 की 10 यूनिट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। 10 यूनिट्स आपकी पेपर 2 में। पेपर 2 में 10 यूनिट्स है और अभी ये हमारी यूनिट चल रही है आपकी सेकंड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पेपर 1 की 4 यूनिट्स है मेरे पास
टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है एंड आपका पीपल एंड डेवलपमेंट है। ये 4 के 4 यूनिट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 1, ठीक है। 7 PM आपकी क्लास होती है पेपर 1 की, वेडनेसडे टू सैटरडे। और पेपर 2 कॉमर्स की आपकी क्लास होती है डेली, मीन्स मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है 5 PM टू 6 PM। तो जल्दी से जल्दी प्लीज सभी ज्वाइन कर लिया करो, 5 बजे ही ज्वाइन कर लिया करो। और अगर कोई भी मुझसे कॉमर्स पढ़ना चाहता है डिटेल में, ठीक है, तो वो मेरा कोड यूज कर सकता है PRIY10, ये मेरा कोड रहने वाला है, ओके। अभी हमारे यूनिट चल रहा है सेकंड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आपको नोट्स भी अपलोड में कर देती हूँ, ठीक है। कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाने के बाद आपको जाना है जून 2024 में, वहां पर नोट्स में जाना है, ठीक है। पेपर 2 के नोट्स वहां पे दिए होंगे और वहां पर आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 करके फोल्डर बने। यूनिट 1 है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और यूनिट सेकंड है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है जी सभी को? किसी का कोई भी डाउट तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है कि सभी कमेंट करें, वी वांट JRF इन जून 2024। जल्दी से जल्दी सभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव ही बिहेव करना है, ओके। पॉजिटिव ही एक्ट करना है। जल्दी से लिख दीजिए, वी वांट JRF इन जून 2024। और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। हाँ जी, जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल वाले टॉपिक सभी को क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट? कल हमने लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी किया था और रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनी भी हमने कल किया था, ठीक है। इंटरनल एंड आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था, और लिक्विडेशन आपका एक कंपलसरी था जो टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आपका मेंबर लिक्विडेशन था, या फिर उसका अनदर नेम भी है, ठीक है, वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन, ठीक है। और एक आपका क्रेडिटर वॉल्यूंटरी लिक्विडेशन था। वी वांट JRF जून 2024। यस, वेरी गुड, सभी लिख दीजिए प्लीज, वी वांट JRF। हाँ जी, ओके, गुड। नोट्स मिल गए हैं? मैं कब से पूछ रही हूँ, यस या नो तो बता दो मुझे कोई भी। रीचा जी, आपको नोट्स मिल गए हैं कि नहीं? यस मैम, नोट्स मिल गए, ओके, ठीक है, ठीक है जी, ओके। करते फिर क्लास को स्टार्ट। हाँ जी, तो हमने कल किया था शेयर्स, कैपिटल एंड आपके शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कल। इक्विटी, एट पार, एट प्रीमियम और आपका एट डिस्काउंट। इसमें मैंने बता दिया था कि आपका एट पार क्या होता है। फॉर एग्जांपल 10 ईच, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू पे होगा वो आपका एट पार हो जाएगा, ठीक है। शेयर जो इशू करते हैं हम ₹10 ईच, ठीक है। और प्रीमियम हो जाएगा इसमें बढ़ा के, मीन्स अगर हम 10 + 2 करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ₹12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 10 - 2 मीन्स ₹8 में आप शेयर को इश्यू कर रहे हैं। बट एक और चीज याद रखना, जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है ना, ये बोलता है कि जो शेयर्स है ना वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे, एट पार पे होगा और एट प्रीमियम पे होगा, ठीक है, बट डिस्काउंट पे नहीं होगा। तो इतना भी प्लीज याद रखना, ये हमने कल कर लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन, अब आते हैं आपके बोनस शेयर कौन कौन से होते हैं, राइट्स शेयर कौन कौन से होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर क्या क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। वोटिंग एंड आपका नॉन वोटिंग शेयर्स, ये कौन कौन से होते हैं। अब हम इन डेफिनेशंस को करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बोनस शेयर की बात करें तो ये एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है, जो जैसे कि मान लो आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा चीजें जो मिलती है, ठीक है, शेयर्स के साथ जब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस। की एक्स्ट्रा मिल गया मीन्स, अगर मैं बात करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्या है? इसका की पॉइंट है या फिर ये कीवर्ड है। एग्जाम में अगर आपको आ गया मैच द फॉलोइंग में, अगर आपको आ गया सपोज राइट शेयर आ गया, बोनस शेयर आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर आ गया, और वहां पे पूछा गया मैच द फॉलोइंग, ठीक है, तो अगर हम मान लो शेयर्स जो अवॉर्डेड किए जाते हैं बाय फर्म टू इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है,
अवॉर्ड किया जाना या फिर रिवॉर्ड एक तरह से, ठीक है, या अवॉर्ड बोलो या फिर इसको रिवॉर्ड बोलो, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, तो आप क्या करोगे स्वेट, और एडिशनल मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आ गया आप करोगे बोनस शेयर, और राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं बिफोर द पब्लिक, ठीक है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स को परचेज किया है वो अगेन शेयर्स को परचेज करते हैं, उनको बोला जाता है राइट शेयर्स, मीन अपने ही शेयर्स को वो अगेन शेयर परचेज कर रहे हैं, वो कौन से हो जाएंगे आपके राइट शेयर्स। तो ये कुछ की वर्ड है, कुछ की पॉइंट्स है जो आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखने होते हैं, क्योंकि ये तो अगर वन लीनियर बनेगा तो इस तरह से बनेगा, अगर मैच द फॉलोइंग बनेगा तो इस तरह से बनेगा, इससे बाहर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड के साथ, की पॉइंट के साथ खेलना पड़ेगा, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपे होते हैं, बट उस क्वेश्चंस में जो आंसर छिपे होंगे उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर अगर आपने लगाए हैं तो मीन्स अच्छा है, ठीक है, आप कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे मीन्स सॉल्व क्वेश्चन को, और साथ के साथ कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन की होगी तो आपका हो जाएगा नेट शेयर, ठीक है, फिर कोई नहीं रोक सकता। 2-3 चीजें हैं आपकी, कंसिस्टेंसी है, PYQs है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है। क्लियर है जी सभी को। अब देख लो एक बार, एडिशनल स्टॉक ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दिए जाते हैं किसको, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जिन्होंने पहले से शेयर परचेज किए हैं, ठीक है, एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा उनको मिलता है, वो किस में आ जाएगा, बोनस शेयर में। बोनस शेयर पहले से मौजूद शेयर धारकों को अतिरिक्त स्टॉक निःशुल्क प्रदान किया जाता है, निःशुल्क, ठीक है। राइट शेयर कौन से शेयर होते हैं, जनता से पहले मौजूदा शेयर धारकों को प्रदान किए गए शेयर्स या स्वेट शेयर्स, ठीक है, ये वाला अलग हो जाएगा, स्वेट इक्विटी शेयर, ओके। तो ये अधिकार शेयर कौन से हो जाएंगे कि भाई जो पब्लिक हो, बिफोर पब्लिक मीन्स पब्लिक से पहले जिनका अधिकार बनता है शेयर्स पे, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर, ठीक है, शेयर्स प्रोवाइडेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर बिफोर द पब्लिक। स्वेट कौन सा होगा भाई, जिन्होंने खून पसीना बहाकर मेहनत की है कंपनी में, ठीक है, लाइक आपके एम्प्लॉयज हो जाएंगे, उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको जो अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। और वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स आ जाएंगे, दीज शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स बिकॉज ऑफ द फर्म्स रूल्स, ठीक है। और किसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जल्दी से मुझे बता दो कौन से ऐसे शेयर्स है जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, इक्विटी शेयर्स है, बोनस शेयर है, कौन सा ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जल्दी से बताओ, हम पढ़ भी चुके हैं ये वोटिंग राइट्स वाला। हाँ जी जल्दी से बोलिए, कौन से ऐसे शेयर्स है जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। रिप्लाई करिए प्लीज जल्दी जल्दी। किसके पास वोटिंग राइट नहीं है, प्लीज जल्दी से बताइए मुझे, कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर है जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स है जिनके पास वोटिंग राइट है। क्लियर है सभी को, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स, यस। आपके डिविडेंड शेयर्स, अब डिविडेंड शेयर्स क्या होता है आपका, ये एक तरह का आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्या होता है डिविडेंड, आपका प्रॉफिट होता है जिसको किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड। और अगर हम इसी के साथ साथ बात करें इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगर हम बात करें प्रेफरेंस, नेम से ही क्लियर हो रहा है, प्रेफरेंस किनको अलग से प्रेफरेंस नहीं, ये फिक्स्ड नहीं होता, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, ठीक है। बट अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, नेम से ही क्लियर है कि इनको प्रेफरेंस दिया जाता है अलग से, मीन्स यहाँ पे जो डिविडेंड होता है ना
वो फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं सबसे पहले हमें डिविडेंड दिया जाए, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिले ना मिले, बट प्रेफरेंस को डेफिनेटली मिलेगा। अगर लॉस चल रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये होल्ड पे रख सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होल्ड पे नहीं रख सकते, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ये कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर्स होते हैं, और ये एक तरह के वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज किए होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज नहीं करते हैं, ठीक है। ये आते ही सिर्फ प्रॉफिट के लिए है। किसके लिए? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए भी जिम्मेदार है कंपनी के। क्लियर है सभी को? अब देखो, डिविडेंड शेयर्स, द डिविडेंड में बी पेड एज अ न्यू शेयर इशूड ऑन अ प्रो राटा बेसिस, और ग्रोथ शेयर्स, रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज ऑफर दी शेयर वेयर दे मे नॉट ऑफर अ डिविडेंड बट डिस्प्ले एक्सीलेंट शेयर प्राइस ग्रोथ, और वैल्यू शेयर्स आर दैट आर ऑफर्ड एट अ लोअर प्राइस देन देयर एक्चुअल वैल्यू सो दैट द शेयर होल्डर्स कैन इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट ओवर अ टाइम, ठीक है। विकास शेयर, तेजी से बढ़ती कंपनी इन शेयरों की पेशकश करती है। जो ग्रोइंग कंपनियां होती है, ठीक है, जहां वे लाभांश की पेशकश नहीं कर सकते लेकिन उत्कृष्ट शेयर मूल्य वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट तो नहीं बताएंगे, क्लियर है, लाभांश को तो नहीं बताएंगे, बट वो शेयर्स की वैल्यू में शेयर्स को इंक्रीज कर देंगे वो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे? वो इंक्रीज कर देंगे। मूल्य शेयर, वे शेयर जो उनके वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर वे पेश किए जाते हैं, मीन्स की जो उनकी ओरिजिनल, जो उनकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, उससे वो कम कीमत पर बेचेंगे, वो वाले शेयर्स हो जाएंगे वैल्यू शेयर्स। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में। मेनली आपसे बोनस शेयर पूछे जाते हैं, राइट शेयर पूछे जाते हैं, आपसे बायबैक ऑफ शेयर पूछा जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर पूछे जाते हैं, ये वाले शेयर्स पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। बट फिर भी इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना। अब शेयर बायबैक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इज व्हेन कंपनी पे शेयर होल्डर टू बाय बैक देयर ओन शेयर, कैंसल देम एंड अल्टीमेटली रिड्यूस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, वो अपने ही शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बायबैक। शेयर बायबैक तब होता है जब कंपनी शेयर धारकों को अपने शेयर वापस खरीदने, ठीक है, अपने ही शेयर जो है उनको वापस खरीदो, उन्हें रद्द करने और अदद शेयर पूंजी कम करने के लिए भुगतान करती है, ठीक है, रिड्यूस शेयर कैपिटल को कम करने के लिए। क्लियर है? तो वो हो जाता है शेयर बायबैक। नेम से ही क्लियर है ये कि अपने ही शेयर्स को वापस से खरीदो। ओके जी। अब हम पढ़ने वाले प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में मेनली आपको मैंने 3 बातें बताई। एक तो जो डिविडेंड है वो कैसा है, फिक्स्ड है। नेम से क्लियर है कि भाई इनको अलग से प्रेफरेंस मिलेगा। नो वोटिंग राइट है यहाँ पे, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। और ये आते क्यों है? मेनली प्रॉफिट के लिए। इनका मकसद क्या है भाई? हमें प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है? और ये जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी से, इनको फर्क पड़ता है इससे, प्रॉफिट से। इतना ध्यान रखोगे, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो मेनली आपके कितने टाइप के हैं? 8 टाइप के, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। यहाँ से 1 लीनियर टाइप भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और मैच द फॉलोइंग भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंटाइटल्ड टू रिसीविंग डिविडेंड और प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, ठीक है, दे डोंट हैव वोटिंग राइट, ये बता दिया मैंने। ऑल्सो इफ द फर्म इज लिक्विडेटिंग दे आर पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला है कि अगर लिक्विडेशन भी हो रही है ना कंपनी, सपोज मान लो कंपनी लिक्विडेट होगी, ठीक है, लिक्विडेशन हमने पढ़ा है कि समाप्त हो रही है अब कंपनी, ठीक है, समाप्त हो रही है, वो अपने एसेट्स और एसेट्स को सेल कर रही है और लाइबिलिटीज को पे कर रही है। मैंने हमने लिक्विडेशन में ये पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। कंपनी समाप्त होने के कगार में, लिक्विडेट होने की, लिक्विडेशन का मीनिंग ही क्या है? जो एसेट्स है ना उनको बेचकर कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब हम किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन बोलते हैं। क्लियर है? जब हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। क्लियर है? दे आर पेड बिफोर, मीन्स आप देख लो यहाँ पे, दे आर पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जामिनर आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? वो बोलेगा कि पहले इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट, मीन्स की डिविडेंड क्या है? आपका प्रॉफिट का पार्ट है। तो वो क्या बोलेगा कि सबसे पहले जो दिया जाएगा ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और आप कर दोगे यस, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है तो ओनर को मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स की घुमा फिरा के। बट क्या होगा? पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 बातें बता दी मैंने आपको, बस। इससे ज्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, ना प्रेफरेंस से बनेगा इससे बाहर क्वेश्चन, ना ही आपका इक्विटी शेयर होल्डर से बनेगा,
ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, और यही 3 से 4 टाइप पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस का, इसके बाहर नहीं बनेगा आपका। बिकॉज मैंने 3 से 4 बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, और नेट में 2 टाइम क्वालिफाइड हूँ, और एक बार तो इस तरह से कि मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं था, विदाउट एनी स्टडी। अब देख लो कितना एक्सपीरियंस हो सकता है। 2012 से लेकर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 to 15 टाइम लगाया मैंने, 2012 से लेकर आपके 2023 तक के, ठीक है, 10 to 15 टाइम इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन स्टेटेड एज फॉलो। अब कौन कौन से टाइप है, प्लीज ध्यान देना, हिंदी में जरूरत है बोलने की, बता दो मुझे, हिंदी वाला है कोई क्लास में, हिंदी मीडियम वाला? अब देखो, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये कैसा है, संचयी और गैर संचयी वरीयता शेयर। इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगी। क्यूमुलेटिव शेयर्स कैरी फॉरवर्ड द डिविडेंड टू द नेक्स्ट ईयर इफ नॉट पेड। ध्यान देना, इफ नॉट पेड क्या हो जाएगा हमारा, एरियर बोलते हैं इसको। जिसको हमने पेड नहीं किया होता वो क्या बन जाता है, एरियर में आ जाता है, ठीक है, अरियर हो गया वो। और जो पेड, जैसे कि हम कॉल इन एडवांस पढ़ते हैं आपका, और कॉल इन एरियर्स पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, हम इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स। और आपका टेबल एफ में कॉल इन एडवांस का जो इंटरेस्ट है वो 10%, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुन लो प्लीज, ठीक है। कॉल इन एडवांस वाला जो पहले पेमेंट कर दी जाती है जिसकी, उसको बोलते हैं, मीन्स कॉल की अलॉटमेंट की पहले पेमेंट होगी, ठीक है। और कॉल इन अरियर कौन सा होता है आपका, और इसका जो इंटरेस्ट होता है टेबल एफ के अकॉर्डिंग वो कितना होता है, 12% होता है। कॉल इन अरियर का 12% होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कॉल इन एडवांस का आपका 10% होता है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और कॉल इन एडवांस जो पेड इन एडवांस, ठीक है, नेम से क्लियर है, कॉल्स की मनी पहले से पेड कर दी, अलॉटमेंट की मनी पहले से पेड कर दी, वो कॉल इन एडवांस। बट ड्यू का मतलब क्या है कि जो कॉल इन एडवांस है या फिर अलॉटमेंट है, ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आपकी इस तरह से वो पे नहीं किया तो वो अरियर में डाला जाता है, नॉट पेड वाला है, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका कॉल इन अरियर में। ये यहाँ से बताया मैंने आपको, ठीक है। इफ द नेक्स्ट ईयर इफ नॉट पेड, ठीक है, और इसको अरियर भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो नॉट पेड बोल के बोलेगा कि अरियर वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव। वही नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स डोंट हैव दिस ऑप्शन। अब मैं बताती हूँ किस तरह से ये संचयी और गैर संचयी वरीयता शेयर। संचयी शेयर भुगतान न किए जाने पर लाभांश को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाते हैं, जबकि गैर संचयी शेयरों में यह विकल्प नहीं होता है। अब देखो, क्यूमुलेटिव की बात कर रही थी मैं आपको, समझ आ रहा है सभी को? थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगी क्योंकि हमें काफी टॉपिक कवर करने हैं। अभी हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और हमें 10 की 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो आप लोग, जिनको ना समझ आए जल्दी से, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में आपको समझ आ जाएगा। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सपोज मान लो 2018, 2019 एंड 2020, ठीक है, और आपका 2021, ठीक है। अब सपोज मान लो, मेरी इमेज तो नहीं आगे गई पीछे, 2018 में सपोज मान लो लॉस, ठीक है, और 2019 में भी लॉस, 2020 में भी लॉस, ठीक है, लॉस लॉस लॉस। पर 2021 में मोर प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट आया, मोर प्रॉफिट आया कंपनी को। अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, ठीक है, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब हो जाएगा कि 2021 में जो ये नॉट पेड था, मान लो 2018 में नहीं पे कर पाई कंपनी क्योंकि लॉस चल रहा था, 2019 में भी नहीं पे कर पाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्योंकि लॉस चल रहा था, 2020 में भी नहीं पे कर पाई डिविडेंड क्योंकि लॉस चल रहा था, डिविडेंड बोल दो तो क्या है डिविडेंड आपका, प्रॉफिट, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी का? अब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव का मतलब, क्यूमुलेटिव होता है क्या, इन सबको मिला के, ठीक है, 2021 में क्या किया, जो आपका अरियर था ना, नॉट पेड जो था, इसको मिलाकर 2021 में क्या कर दिया, क्यूमुलेटिव 2018, 2019, 2020 का क्या कर दिया, यहाँ पे डिविडेंड पे कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसको सारा का सारा 2018 का भी दे दिया, 19 का भी दे दिया, 20 का भी दे दिया, 2021 में सारा का सारा दे दिया, ठीक है, डिविडेंड दे दिया सारा का सारा 2021 में। क्लियर है सभी को? बट नॉन क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ जो करंट ईयर में, सपोज 2021 चल रहा है, ठीक है, और 2021 में मोर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, नॉन क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, मान लो 2018 में नहीं दिया, 2019 में भी नहीं दिया, 20 में भी नहीं दिया,
यहाँ पे क्या होगा, अरियर को काउंट नहीं किया जाएगा, मीन्स नॉट पेड को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली जो पेमेंट करी जाएगी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स होंगे कि जहां पर सिर्फ 2021 का ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी का इस टॉपिक में? चलिए फिर नेक्स्ट। हाँ जी, क्यूमुलेटिव वाला क्लियर है। 2018, 2019, 20 का सारा जितना भी लॉस हुआ था, ठीक है, 2021 में जब प्रॉफिट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 4 सालों का दे दिया गया। क्या? डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बट नॉन क्यूमुलेटिव में क्या हुआ, ओनली 2021 में जो प्रॉफिट हुआ था ना, वही पेमेंट की गई, तो वही दिया गया सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाकी 18, 19, 20 का नहीं दिया गया। तो उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। वेल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डोंट हैव दिस ऑप्शन। प्लीज यस या नो में बता दीजिए मुझे, क्लियर है टॉपिक कि नहीं क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट, अब है आपका कन्वर्टेबल एंड आपका नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, कन्वर्ट करना, ठीक है, और नॉन कन्वर्ट। अब क्या हुआ कि मान लो आप कन्वर्टेबल का क्या मतलब हो जाएगा, जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है ना, ये जो शेयर्स परचेज करते हैं, ये इक्विटी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर बन सकते हैं। किस तरह से? सपोज मान लो जब मैंने शेयर परचेज किया किसी कंपनी का, सपोज कंपनी है ABC, ठीक है, मैंने शेयर परचेज किया, मुझे करने तो इक्विटी शेयर परचेज थे, बट क्या हुआ कि डेट चलेगी, होता है ना ऐसा कि डेट चलेगी, और उनके पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर्स ही थे। तो मैंने क्या किया कि चलो यार अभी मैं प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर लेती हूँ, ठीक है, और कंपनी के पास ये ऑप्शन थी कि हाँ आप 3 या 4 साल बाद इन प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? इक्विटी में। किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप? इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने साल बाद? 4 साल बाद। क्लियर है? 4 ईयर के बाद आप इसको कन्वर्ट कर दोगे इक्विटी में, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, कन्वर्टेबल शेयर्स आर shares can be converted to equity shares after the firm approval। अब firm means ABC जो मेरे पास कंपनी थी, इस फर्म ने बोला कि आप 4 साल बाद जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है ना, आप उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है, क्लियर है। बट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, वेल नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स कैन नॉट, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना है, डेफिनेटली स्टार लगा लो यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो आपके 8 टाइप है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। ओके, क्लियर है जी? अभी दिसंबर 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब रिडीम्ड एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे भी क्या फंडा है कि रिडीम्ड का क्या मतलब है? सपोज मैंने प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए, ठीक है, परचेज किए मैंने, और मैंने ये रखा कि यार मुझे ना 7-8 साल बाद मुझे कार खरीदनी, चलो 3 साल बाद ना मुझे कार खरीदनी है, और जो मेरी कार है ना ये 7 to 8 लाख की है। ओके, 7 to 8 लाख की है। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं कि जिनको मान लो आप स्पेसिफिक टाइम या ये देखो फिक्स्ड डेट या फिक्स्ड प्राइस पे आप रिडीम कर सकते हो बाय द फर्म। अब मान लो अगेन ABC फर्म है, ठीक है, या फिर कंपनी है जो भी है, इसके पास क्या है? एक स्कीम है। स्कीम मतलब कि ये मुझे बोलती है कि अच्छा आपने शेयर्स परचेज किए हैं, ठीक है, और मैं बोलती हूँ कि अब तो मुझे RD वगैरह ओपन करनी पड़ेगी या फिर मुझे अपनी सेविंग्स बचानी पड़ेगी ताकि मैं कार खरीद पाऊँ। 3 साल बाद मुझे कार परचेज करनी है, 7-8 लाख की वो कार है। ABC कंपनी मुझे बोलती है कि नहीं नहीं आप हमारे शेयर्स परचेज कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स आप परचेज कर लो, ठीक है, और 3-4 साल बाद हम आपको ये शेयर हम वापस ले लेंगे आपसे, और हम आपको कैश दे देंगे, मीन्स आपको हम मनी दे देंगे, ठीक है, मनी में हम आपको रिडीम्ड कर देंगे, मीन्स आपको हम पैसा दे देंगे। क्लियर है? तो वो क्या हो जाएगा? रिडीम्ड शेयर कैन बी बॉट और रिडीम्ड बाय द फर्म एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड अ डेट। फिक्स्ड प्राइस का क्या निमोनिक बनाओगे आप, ठीक है, यहाँ पे निमोनिक बनाओगे, प्राइस मीन्स आप क्या करोगे? अमाउंट में। आपको खरीदनी थी कार, ठीक है, 3-4 साल बाद, तो ABC कंपनी ने बोला कि तुम मुझसे शेयर परचेज कर ले और मुझे अपने शेयर वापस दे देना जब 3-4 साल हो जाएंगे, ठीक है, आप मुझे शेयर वापस दे देना, मैं उस शेयर के बदले आपको फिक्स्ड अमाउंट या कैश के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में आपको पैसा दे दूंगा। आपने बोला ये तो मजे लगे, ठीक है, मैं 3-4 साल बाद अपनी कार को परचेज कर लूंगा, बट फिक्स्ड प्राइस एंड डेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वही नॉन रिडीम्ड शेयर्स कांट, अब मान लो XYZ कंपनी है सपोज, ठीक है,
इसके पास ये ऑप्शन नहीं है। ये बोलती है कि तू प्रेफरेंस शेयर खरीद, ठीक है, बट मैं तुझे कैश नहीं दे सकता इसके बदले में, मीन्स यू डोंट हैव रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स इन कैश की फॉर्म में, ठीक है, अब रिडीम नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? हाँ, तो ये हो गया हमारे रिडीम्ड एंड इरिडीमेबल, दो हो गए ना ये, और कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्ट 4, 5, 6 क्यूमुलेटिव, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग वाला नहीं बताया मैंने, हाँ, क्योंकि 8 थे ना। अब देखो पार्टिसिपेटिंग एंड आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर्स होते हैं, ये भी सुन लो प्लीज ध्यान से। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? यस या नो में तो बता दिया करो, थम्स अप दे दिया करो, कुछ तो बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। देखो मेरे पढ़ाने का तभी फायदा है अगर आपको समझ आ रहा है, ऐसे नहीं क्लास में कि हाँ आप कुछ भी ना बोलो। बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाइड करना आपको यूजीसी नेट, 10 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरते और 6% ही क्वालिफाइड करते, इसको आपको समझ आना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या आंसर दोगे फिर वहां पे? हाँ, ओके गुड। अब देखो पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होल्डर होते हैं? जो आपके पार्टिसिपेटिंग होते हैं ना, ध्यान देना प्लीज इस बात पे, हाफ लिख रही हूँ ये क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो है। अब मान लो जो कंपनी सपोज हमारी एबीसी कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड या जो भी, इसने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट कर दी डिविडेंड, ठीक है, लाइबिलिटीज भी इसने पेमेंट कर दी है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर भी इसने पेमेंट कर दी है, ठीक है, उसके बाद भी इसके पास ना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बचता है। कितना? बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, ये क्या बोलते हैं, भाई हमें और प्रॉफिट दो, क्योंकि ये है किसके लिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या मतलब है? मैंने बोला कि इनके पास वोटिंग राइट तो नहीं है, इनका मेन मकसद क्या है? बस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। इन्होंने बोला कि अच्छा आपके पास तो इतना प्रॉफिट है, कंपनी के पास अकेले के लिए खाओगे तुम इतना प्रॉफिट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं कि भाई हमें और दो, हमें और चाहिए प्रॉफिट, एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स ये एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट करेंगे। और किसमें? पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर रिसीव एनी रिमेनिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचा है ना तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वाला, ज्यादा की बात नहीं की मैंने, बोला बहुत जो ज्यादा वाला प्रॉफिट बचा है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो हमें चाहिए, हमें दो, ठीक है, इसको बोलेंगे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, वही नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर डोंट। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग जो शेयर होल्डर्स होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट किसी का? हाँ जी, क्यूमुलेटिव क्लियर है, नॉन क्यूमुलेटिव भी, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग क्लियर है सभी को, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल क्लियर है, रिडीम्ड एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्लियर है सभी को? हाँ मैम समझ आ रहा है, ओके गुड। अब इशू ऑफ शेयर्स किस तरह से है आपके? व्हेन अ फर्म डिसाइड टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इट हैज टू इशू शेयर्स दैट व्हेन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन इन्वेस्ट इन देम बिकम पार्ट ओनर्स, ठीक है, शेयर्स कैन आल्सो बी इशूड व्हेन द फर्म वांट्स टू रेज मोर कैपिटल, ठीक है, जब जब फर्म, अब देखो जो हमारे शेयर्स इशू किए जाते हैं वो मेनली आपकी 3 कैटेगरी है, एट पार, एट प्रीमियम और एट आपका डिस्काउंट। बट कंपनी एक्ट जो 2013 है वो क्या बोलता है कि डिस्काउंट में इशू शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो इशू शेयर किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, उसको मोर कैपिटल मिले, ज्यादा से ज्यादा। वो जैसे शेयर्स इशू करेगी, वो कैसे शेयर इशू करेगी? पैसों में शेयर इशू करेगी, ऐसे थोड़ी शेयर्स वो देगी, ठीक है, जैसे 10 रुपीज पर ईच होता है आपका शेयर, ठीक है। अब देखो द प्रोसेस वेयर अ फर्म गिव्स और असाइन न्यू शेयर्स टू द पब्लिक इज नोन एज इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, न्यू शेयर जब वो इशू करेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फर्म हैज टू फॉलो द रेगुलेशन ले डाउन। अब जो भी किसके अकॉर्डिंग इशू किए जाएंगे शेयर्स? कंपनी एक्ट 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्सो द अमाउंट और प्राइस ऑफ दीज शेयर कैन बी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर अ व्हील। अब इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी? वही अलॉटमेंट हो गया आपका, ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से होता है आपका, ठीक है। दिस अलाउज द फर्म टू कॉल फॉर मनी वेयर देयर इज अ नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। ओके, जब वो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहती है, एक्स्ट्रा कैपिटल चाहती है, तो वो क्या करेगी कंपनी? इशू ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर्स को इशू करना स्टार्ट कर देगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब स्टेप ऑफ इशूइंग शेयर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, वहां पे प्रोस्पेक्टस मिलता था ना एंटर होने से पहले। दिस इज इनिशियल स्टेप ड्यूरिंग द इशू।
फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अभी हम ये भी पढ़ेंगे, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, ठीक है। और जो आपका इशू ऑफ शेयर्स है ना, यहाँ पे जैसे आपका एट पार है और एट प्रीमियम है, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जर्नल एंट्री में से थियोरटिकल क्वेश्चन हाँ पूछा जा सकता है एक आधा क्वेश्चन, ठीक है। रीइशू ऑफ शेयर, द फर्म मस्ट इशू अ प्रोस्पेक्टस, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, वहां पे वो बताएगी सब कुछ क्या क्या है भाई हमारी कंपनी का, ठीक है, कितने का शेयर है, कैसा है, एवरीथिंग, ओके। अपील टू पब्लिक अबाउट अ न्यू एंटरप्राइज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है और जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, क्या ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, इशू कर सकती है पब्लिक को, यस या नो? प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, यस या नो, प्लीज बता दीजिए। ये बताया था मैंने आपको वैसे। दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ऑल द डिटेल अबाउट न्यू वेंचर एंड द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में आपको पता है ये सारी की सारी चीजें अंडरलाइन कर दे रही हूँ आपके लिए, नो, यस, यस सुमन चांस्टा जी, वेरी गुड। हाँ, और पब्लिक कंपनी आपकी वो कंपनी है जो अपने इशू जो शेयर्स को इशू कर सकती है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, ओके। और अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम की बात करें नो लिमिट, ठीक है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हैं आपके 200। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोस्पेक्टस में न्यू वेंचर एंड द इशू ऑफ शेयर, ये डिटेल्स दी होगी सारी की सारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेप अलाउ द फर्म टू अट्रैक्ट शेयर होल्डर इनटू इन्वेस्टिंग, ये किसके लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स को। जैसे प्रोस्पेक्टस बनते हैं ना, बड़े ही अच्छे से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं शिमला से हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट बीट्स कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है ना, वो देखना बड़ा ही इतना प्यारा बनाया होता है ना कि वैसे ही अट्रैक्ट हो जाए उसको देख करके, ठीक है। प्रोस्पेक्टस से हम अट्रैक्ट होते हैं ना देख करके कि वाओ ये तो कितना प्यारा, तो वहां पे डिटेल्स सारी चीजें बताई होती है, किसको, शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड स्टेप क्या है आपका, वंस द प्रोस्पेक्टस इज इशू टू द पब्लिक, जब पब्लिक में इशू किया जाएगा प्रोस्पेक्टस तो क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिसीव द एप्लीकेशन। आप जो एप्लीकेशन भेजी होगी, ठीक है, अब वो रिसीव करेंगे, मीन्स की जितनी भी एप्लीकेशन आई होगी कि हाँ मुझे शेयर्स परचेज करने हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम फर्म शेयर्स मस्ट सब्सक्राइब टू द सेम, अब वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। They have to send in their application along with the specified application money to the registered bank or institutions, ठीक है। एप्लीकेशन की क्या होती है, मनी होगी ना, ठीक है। एप्लीकेशन जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ शेयर। अब शेयर्स इशू कौन करेगी, कंपनी इशू करेगी, ठीक है। किस किस को ये देगी, The share are allotted once the application are received। अब जब एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी पब्लिक के थ्रू, तो शेयर अब क्या कर दिए जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे यहाँ पे पूरी तरह से, आर रिसीव्ड एंड द मिनिमम लिमिट इज अचीव्ड हाउएवर ड्यू टू फ्रीक्वेंट ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखो एक तो होता है सब्सक्रिप्शन, मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख शेयर्स जो थे वो मैंने इशू, एप्लीकेशन थी मेरे पास, 1 लाख शेयर मैंने इशू किए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 1 लाख में से अगर तो मेरे 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए तो ये क्या हो जाएगा, मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। बट अगर 1 लाख में से मेरे 1,10,000 शेयर सब्सक्राइब हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, कि ओवर सब्सक्राइब हो गया, इतना तो मैंने इशू ही नहीं किया, मीन्स पब्लिक ने 1,10,000 लोगों ने क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, बट इतने तो मेरे पास शेयर्स है ही नहीं, क्लियर है, इतनी तो मेरे पास है ही नहीं। अब देखो, दिस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी मेड proportionally either way later allotment of shares are sent to the shareholders, ठीक है। allotment letter send किया जाएगा किसको, shareholders को। this result in the contract and these shareholder become part firm owner, ठीक है, फर्म्स ओनर के ये फिर पार्ट बन जाएंगे। प्रोस्पेक्टस जारी करना पहला आपका चरण है, सेकंड है आवेदन प्राप्त करना और थर्ड है आपके शेयरों का आवंटन। अब 4 फीचर ऑफ शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि 4 फीचर ऑफ शेयर आपका होता क्या है, ठीक है। 4 फीचर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रेशियो ऑफ शेयर। अब इतना सा करेंगे हम, ठीक है। यहां से भी देखो, अब आपकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा आपका इश्यू ऑफ शेयर से, ठीक है, ये एट पार और एट प्रीमियम हो सकता है, जो कि हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन बनेगा, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हम अकाउंट ये
कॉमर्स की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपके 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, जैसे कि फाइनेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और आपका अकाउंट्स हो गया यहाँ से, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रैक्टिकल के, ठीक है, या फिर 5 या 6 भी पूछे जाते हैं समटाइम। यहाँ से बनेगा प्रैक्टिकल, और पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, वहां से बनेगा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक एक ही क्वेश्चन बनेंगे फिर अगर बनेंगे तो, ठीक है। और आपका फोर फीचर ऑफ शेयर से पूछा जा सकता है, री इशू ऑफ शेयर से पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल भी बनते हैं और थ्योरेटिकल भी बनते हैं, मीन्स बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, या प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल, तो हमें दोनों पढ़ना है, हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल तो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब ही क्या होता है, फोर फीच करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार उसकी ना प्रॉपर्टी से वापस ले ली गई, इस तरह से हम बोलते हैं ना फोर फीचर। क्या हुआ, फोर फीचर पहले ध्यान से सुनना मेरा, जो कैंसल्ड शेयर होते हैं ना, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, क्या बोलेंगे, फोर फीचर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 शेयर इशू किए थे, ठीक है, 1000 में से सपोज मेरी 4 अलॉटमेंट था, 3 मेरी फर्स्ट कॉल थी, और 10 रुपीज ईच होता है ना, 3 मेरी फर्स्ट कॉल थी, ये मेरी अलॉटमेंट मनी, ये है मेरी 3 फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, और ये है मेरी सपोज फाइनल कॉल मनी, ठीक है, फाइनल कॉल मनी। अब क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर था ना, उसने क्या किया, 1000 के शेयर्स परचेज किए थे, अलॉटमेंट मनी उसने परचेज कर दी, और फर्स्ट कॉल मनी भी उसने परचेज कर दी, बट फाइनल कॉल ना वो परचेज ही नहीं कर रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ही नहीं उसके पास कुछ, और फाइनल कॉल जो है वो नहीं दे रहा। मैं उसको नोटिस भी भेज दिया कि भाई आप अपनी फाइनल कॉल पे करो, अगर आप अपने फाइनल कॉल नहीं पे करते हो तो जो मैं आपके शेयर्स है ना वो सारे के सारे मैं क्या करूंगी, कैंसिल आउट कर दूंगी। क्लियर है, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो छीननी जाएगी। मीन्स प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, जो आपको फोर फीचर्स ऑफ शेयर होता है, ये हमने पढ़ा भी ना कि किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, कि मतलब जितने आपने शेयर्स, आपने मान लो अलॉटमेंट पे कर दिया था, आपने फर्स्ट कॉल पे कर दिया था, इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगी अगर आप फाइनल कॉल नहीं देते हो तो, नोटिस भेजूंगी, ठीक है, नहीं देते हो तो मैं कैंसिल कर दूंगी, वो क्या हो जाएगा आपका फोर फीचर ऑफ शेयर। इतना क्लियर है सभी को, अब डिटेल में पढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, फोर फीचर ऑफ शेयर, इसको इरेज कर लिया जाए, स्लाइड साफ हो जाएगी ना तो अच्छा सा लगेगा। As mentioned, a company can collect a share price over installments. It can be multiple stages like application, first call, second call, installment, etc. ध्यान देना, द शेयर होल्डर मस्ट adhere to these installment and pay the money on time. However, if the shareholder cannot pay any installment, ठीक है, मान लो उसने अलॉटमेंट पे कर दिया, एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दी, फर्स्ट कॉल भी उसने पे कर दी, बट फाइनल कॉल उसने पे नहीं की, देयर शेयर आर फोरफिचेज, उसके जो 1000 शेयर थे ₹10 ईच पर, मैं क्या कर दूंगी, सारे के सारे मैं फोरफिच कर दूंगी, ठीक है, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैं जब्त कर दूंगी। ओके, दिस प्रोसेस इज द फोरफीच ऑफ शेयर, द स्टेप इज क्रूशियल इज इशू फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन अकाउंटिंग। अब क्या होगा, और ये कहाँ प्रोविजन दिया होगा ये फोरफीचर्स ऑफ शेयर का, कोई मुझे बता सकता है, आर्टिकल ऑफ आपका एसोसिएशन में, ठीक है, वहां पे बताया होगा कि इस तरह से जो डायरेक्टर्स है कंपनी के वो इस टाइम पे ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका, Person A has been allotted 100 shares at ₹100 each of company XYZ. The company plans to collect the share value in 4 installment of ₹25 each. ठीक है, इसने बोला कि 4 installment हम रखेंगे, ठीक है। ए पे अब तक एप्लीकेशन मनी उसने पे कर दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी, हाउ एवर इज ए अनेबल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो पे नहीं कर पाया। इन्होंने कितनी इंस्टॉलमेंट रखी थी, 4, फर्स्ट भी कर दी, सेकंड भी कर दी, बट ये थर्ड पे नहीं कर पाया। दिस सिचुएशन रिजल्ट इन द फोर फीचर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ए एंड ही ऑल्सो लूज इज इन्वेस्टमेंट ₹5000। अब क्या हुआ कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो भी इसने गवा दी, ठीक है, वो भी इसने गवा दी। ही शेयर आर फोर फीचर रिटर्न टू द कंपनी ओनरशिप, और जो उसके शेयर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था, सपोज 1000 शेयर्स थे, ₹10 ईच पर थे, ठीक है। अब जो ये 10 ईच है, इसको आपको पता है डिवाइड करते हैं, सपोज मेरी 4 अलॉटमेंट मनी थी, ठीक है, एंड 3 मेरी फर्स्ट कॉल मनी थी। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो जाता है,
ये है 1000, ठीक है, 10 ईच, 1000 शेयर्स ₹10 ईच, ठीक है। अब जो 10 रुपीज है ये मैंने किस तरह से मंगवाए थे, ठीक है, 4 मेरी अलॉटमेंट मनी, 3 मेरी फर्स्ट कॉल मनी, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और 3 मेरी आपकी फाइनल कॉल मनी। अब क्या हुआ, मिस्टर ए है, इन्होंने क्या किया, 1000 शेयर्स मुझसे परचेज किए ₹10 ईच, अलॉटमेंट मनी पे कर दी, फर्स्ट कॉल मनी पे कर दी, बट जो फाइनल कॉल मनी थी ये इन्होंने पे नहीं की। मैंने उनको नोटिस भी भेजा, मैंने बोला कि आपकी फाइनल कॉल ड्यू है, आप प्लीज पे कर दीजिए। मिस्टर ए के पास इतना पैसा नहीं था कि ये पे कर पाए, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नहीं पे किया, नहीं पे किया। अब जो हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वहां पे मेरे पास प्रोविजन था ऑलरेडी, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी मेरे पास, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अब वहां पे क्या किया मैंने, क्या किया कि भाई ठीक है, नहीं देने ना, कोई बात नहीं, आपके सारे के सारे शेयर्स में कैंसिल कर देती हूँ, 1000 शेयर्स, ये मैंने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ओके, क्लियर है, ये हो गया 4 फीचर्स ऑफ शेयर। अब 4 फीचर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द 4 फीचर ऑफ शेयर बाय अ शेयर होल्डर दीज पॉइंट्स आर एसेंशियल। द 4 फीचर शेयर अमाउंट और अकाउंट इज टू बी शोन अंडर द शेयर्स कैपिटल हेड। कहाँ पे शो होगा, शेयर कैपिटल हेड में, ठीक है, इसको कि हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, ठीक है। When only a part of the forfeiture share is reissued, the proportionate amount of profit of this part will be transferred to capital reserve. एक और चीज, एक होता है हमारा रिजर्व कैपिटल, ठीक है, और एक होता है हमारा कैपिटल रिजर्व। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को भी कर लेना, आज के आज ही, आज के आज ही कर लेना, कल पे मत छोड़ना। जो टॉपिक बोलती हूँ ना पढ़ने के लिए, उनको पढ़ो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्ड कैपिटल, ठीक है, ये कर लेना प्लीज। व्हेन द शेयर आर रीइश्यूड एट अ वैल्यू अबव पार, द एक्सेस मस्ट बी ट्रांसफर टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। एक्सेस हो गया जब पार, पार से मतलब एट पार हमारा क्या था, 10 रुपीज, ठीक है। अब एट पार से मान लो 2 रुपीज मेरा एक्सेस हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्रीमियम में हो जाएगा, ठीक है। 10 रुपए के शेयर थे, मैंने 12 रुपए में दे दिए, ठीक है, वो हो जाएगा प्रीमियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रीइश्यू ऑफ शेयर्स समझाती हूँ। रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा, जो 1000 शेयर्स इशू किए थे ना, कितने पे, रुपीज आपके 10 ईच पे किए थे ना 1000 शेयर। 4 थी हमारी अलॉटमेंट, 3 थी हमारी फर्स्ट कॉल मनी, ठीक है, और 3 थी हमारी फाइनल कॉल मनी। अब अलॉटमेंट नहीं दिया था, ठीक है, अलॉटमेंट दे दिया था, फर्स्ट कॉल दे दिया था, फाइनल नहीं दिया था, और इसके मैंने सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए थे, जब्त कर दिए थे, कैंसिल आउट कर दिए थे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, मिस्टर ए को। अब जो ये शेयर्स मैंने क्या किए थे, ये मैंने कैंसिल आउट कर दिए थे ना मिस्टर ए के। अब मैं अगेन इन शेयर्स को जब री इश्यू करती हूँ, ठीक है, अगेन सॉरी, अगेन मैंने इन शेयर को इश्यू किया, उसको क्या बोला जाएगा, री इश्यू ऑफ शेयर। इतना क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट किसी का जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई भी डाउट है किसी का तो प्लीज बोलिए। देखो, reissuing is the next step is the issue, forfeiture and reissue of shares when the shares are forfeitures due to non payment of allotment or call money, ठीक है। यहाँ पे चलो allotment और call money इन्होंने बोला नहीं पे किया था, ये तो मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया। मतलब नॉन पेमेंट होता है, वो चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे कॉल मनी हो, चाहे एप्लीकेशन हो, ठीक है। जब नॉन पेमेंट हो जाता है वो किस में आ जाता है, फोरफीचर्स में आ जाता है। द कंपनी हैज टू री एलोकेट देम। अब जो उसके जो फोरफीचर्स क्या हो जाते हैं कि जो पेमेंट नहीं किया ना मैंने, उसके सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स आपका कहाँ आएगा, री इशू में आएगा, फोर फीचर्स में आएगा, किस तरह से आएगा और कहाँ आएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीमियम वाला भी और डिस्काउंट वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखना प्लीज। द कंपनी हैज टू री एलोकेट देम। अब क्या क्या, जो वो शेयर्स थे ना जो कैंसिल कर दिए थे, उनको री एलोकेट किया जाएगा, दोबारा से मीन्स इशू किया जाएगा। कंपनी आफ्टर ऑक्शन देम एंड कैन इशू बोलिया। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, बोलिया लगाना, ठीक है। कैन री इशू शेयर्स एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। डिस्काउंट वाला भी फंडा नहीं है, ठीक है, नहीं करते वैसे डिस्काउंट पे,
और प्रीमियम। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द रीइश्यू कैन नॉट बी लेस देन द एरियर्स, ठीक है, ओवर ड्यू पेमेंट ऑफ द प्रीवियस एलओटी। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल द टोटल अमाउंट टू बी पेड ए रुपीज 10,000, however a could only pay rupees 5,000 which was subsequently forfeited. Therefore during the reissue of shares the price cannot be less than rupees 5,000 or rupees 50 per share. The shares can be reissued at rupees मीन्स कि लेस पे नहीं, मतलब एरियर पे जो मान लो जितना लॉस हो चुका है ना, ठीक है, उससे ज्यादा ही हम करेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, ये इसका सिंपल सा मतलब, ठीक है। रीइश्यू हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपका शेयर फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर, देयर कैन बी 4 कंडीशन। द फॉरफीचर शेयर ओरिजिनल इशू एट पार एंड रीइश्यूड एट डिस्काउंट। Under this share capital account is credited, bank account amount received during debit, share forfeitures account debit, ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज है। पूछ भी सकता है, देख लेना एक बार, ठीक है, पीपीटी तो मिल ही जाएगी आपको। एक ये होता है इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कैश के अलावा मान लो एसेट्स के बदले मैं एसेट्स ही परचेज कर रही हूँ, ठीक है, कैश में नहीं मैं दे रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, अदर देन कैश। In issue, forfeiture and reissue of share, there are some cases wherein the shares can be issued for something other than cash, cash की फॉर्म में नहीं। A company can issue share to a vendor for an asset, ठीक है, वेंडर कौन होता है, जो अपने शेयर्स बेचता है, ठीक है, क्या होता है, बेचने वाला होता है वेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वेंडर कौन है और परचेजिंग कौन है, ठीक है, ये बताया था मैंने। द शेयर्स आर फुली इशूड कंसिडरिंग द एसेट एक्वायर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। Public companies can also issue share to lawyers and promoter for the services they offer to the company. The contract for such a transaction has to presented before the registrar of, ठीक है, खास नहीं। अदर देन कैश का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कैश की फॉर्म में नहीं, एसेट्स बेच रहा है तो एसेट्स ही, ठीक है, एसेट्स की जगह एसेट्स ही, कैश नहीं लेगा वो। इतना क्लियर है, अभी सबको क्लियर है। फॉरफीचर्स, री इशू और कौन सा किया था हमने, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी का? और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन अमलगमेशन। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, और हमारे पास 8 या 10 मिनट है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी आज, 6 या 6:05 पे क्लियर करेंगे। ऑल क्लियर, ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। तो आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन से वाला, देख लीजिए प्लीज एक बार। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है, ठीक है, और यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है ना, हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू, फॉरफीचर्स, री इशू, ये हमने सारा का सारा कर लिया है। इसकी जनरल एंट्रीज प्लीज एक बार देख लेना, ओके। और बुक्स तो होंगी आपके पास बीकॉम एमकॉम की, तो जनरल आज आपका यही काम है। एक आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ के साथ 4 फीचर्स ऑफ शेयर और इशू ऑफ शेयर की आप जनरल एंट्रीज भी एक बार चेक कर लोगे, और आपका बाकी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं करवा दूंगी आपको। लिक्विडेशन हो गया, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन ये हमने करना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज ये हो गया, होल्डिंग कंपनी ये भी आपका हो गया है, ठीक है, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसलिए मुझे आज आपको एक्विजिशन, मर्जर एंड अमलगमेशन करवाना ही करवाना है, ठीक है। देखते हैं बाकी कितना होता है। Merger and acquisition, amalgamation services. Merger and acquisition meaning merger of two things, particularly organization into one organization, ठीक है, कंपनी A, कंपनी B, ठीक है, ये मर्ज होगी और ये क्या बन गई, AB कंपनी। इसको क्या बोलेंगे हम, मर्ज, ठीक है, मिल जाना एक दूसरे से, विलय into one organization. The merger and amalgamation include changing over two separate organization into वन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एक नई ऑर्गेनाइजेशन में बन जाएगी। ए कंपनी ए अलग है, कंपनी बी अलग है, ये आपस में मिल गई और ये क्या बन गई, ए बी कंपनी। क्या बनी, ये ए बी कंपनी बनी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मारुति और आपकी सुजुकी, ठीक है, सुजुकी आपकी कहाँ की है, जापान की है, और मारुति आपकी कहाँ की है, इंडिया की। इन दोनों ने आपस में क्या किया, हाथ मिला लिया, ठीक है, आपस में ये है इनके हाथ, ठीक है, ये मिला लिया और ये बन गई मारुति सुजुकी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मर्जर। इज इट क्लियर? अब देखो, मर्जर आर आपके फॉर डिफरेंट रीजन। क्यों मर्ज किया जाता है, टू ग्रो ऑर्गेनाइजेशन स्पैन, ठीक है। अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा भाई, तू मेरा हाथ मिला ले, दोनों ना हम मिलकर बड़े ही प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ठीक है, अकेले से नहीं हो पा रहा है इतना। अब जब दो बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में मिल जाएगी तो आपको पता है कि उनके गुडविल डबल हो जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट
डबल हो जाएगा बड़ी बड़ी कंपनी जब आपस में मिलती है, ठीक है, किसी बड़े के साथ हाथ मिला लेना। एक्सपेंड इनटू न्यू पोर्शन, ठीक है, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, ठीक है, टू पिक अप पीस ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है। मान लो मेरी थी टायर की कंपनी और जो और बंदा था उसकी थी स्टेयरिंग की कंपनी, ठीक है। अब हम दोनों ने हाथ मिला लिया, अरे भाई कमाल हो गया, ठीक है, डबल प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। जिसको टायर चाहिए था, ठीक है, अब मेरे पास टायर भी है और मेरे पास स्टेयरिंग भी है, ठीक है। अब ये दोनों बंदे मेरे पास ही आएंगे खरीदने, क्लियर है, कहीं और नहीं जाएंगे, स्टेयरिंग वाले के पास नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। टू ग्रो ऑर्गेनाइजेशन स्पैन, ठीक है। स्पैन आपको पता ही होगा, एक तो आपका नैरो स्पैन होता है और एक आपका वाइडर स्पैन होता है। स्पैन इस तरह से होता है ना, ये नैरो, ऐसे 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 करके बढ़ना, ठीक है, स्पैन फैलाव। संगठन का विस्तार बढ़ाना, नए हिस्से में विस्तार करें। अब ये है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, एचआरएम में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मीनिंग क्लियर है ना चीजों के, तो भी आप बहुत कुछ मतलब कॉमर्स में कर दोगे, आप कमाल कर दोगे, ठीक ठीक, ठीक है। एक्सपैंड इनटू न्यू पोर्शन और टू पिक अप पीस ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखो, मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन एंड इंट्रोडक्शन क्या है इसकी। Merger, acquisition, and amalgamation are widely used term in business world. Usually, they sound to have similar meaning, yet they do have few major differences. है तो meaning जो है इनका वो कहीं ना कहीं कैसा इनका सेम है, ठीक है, मीनिंग तो इनके सेम है, बट हाँ लिटिल बिट इनमें डिफरेंसेस है जो कि हम देखेंगे, ठीक है। इन द क्रक्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन कम टू न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव टू वर्क फॉर कॉमन गोल और सर्वाइव इन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब देखो मर्जर, ए और बी कंपनी थी, ये है कंपनी ए है कंपनी बी, ये आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। मर्ज मतलब मिल गए ये आपस में, और ये क्या बन गए, ए बी। लाइक मारुति थी हमारी इंडिया की और सुजुकी थी हमारी आपकी जापान की, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए, अब ये क्या बन गया, मारुति सुजुकी हो गया मर्ज। एक्विजिशन का क्या मतलब हो गया, ए कंपनी थी, ठीक है, और बी कंपनी थी। आइडिया और वोडाफोन का एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, आइडिया और वोडाफोन, ठीक है, ए थी हमारी आइडिया और बी थी हमारी वोडाफोन। अब एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया, जो ए थी ना कंपनी ए ने बी को खा लिया, ऑब्सॉर्व कर दिया, ठीक है, एक्विजिशन कर दिया इसका। अब ये क्या रहा, बी तो होगी खत्म, डिसॉल्व होगी बी, ठीक है, और रहेगी कौन सी हमारी, ओनली ए कंपनी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया कि ए ने किसको खा लिया, बी को, मतलब जो आइडिया थी ना, आइडिया ने वोडाफोन को खा लिया। देखो ये आप याद रखोगे, इसका मुंह खुला है ना बी को खाने के लिए, बी को खा लिया, अब क्या बचा, सिर्फ ए ही बचा, ओके, आइडिया ही बचा, आइडिया ने वोडाफोन को खा लिया। क्लियर है, एक्विजिशन क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ, अब आता हमारा अमलगमेशन क्या है। कंपनी ए इज एन अमलगमेटिव कंपनी, कंपनी बी इज ऑल्सो अमलगमेटिव कंपनी। Amalgamation of a company A and company B, these amalgamation result into the formation of a new amalgamating company A or B. मर्जर की तरह यही है, ओके। टाइप ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन, मार्केट को बढ़ावा दे दिया, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सटेंशन, उत्पाद को बढ़ावा दे दिया। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, एक्सटेंड करना, बढ़ावा देना, ठीक है, विस्तार करना। वर्टिकल मर्जर। अब मुझे ये बताओ, जब हमने एफडीआई में पढ़ी थी ये सारी चीजें, कॉन्ग्लोमरेट मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया था, और वर्टिकल मैंने आपको बताया था, जिसमें कि मैंने बैकवर्ड और आपको फॉरवर्ड वर्टिकल भी बताया था। क्या किसी को याद है कॉन्ग्लोमरेट का मीनिंग क्या होता है और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या होता है, क्या किसी को याद है, जल्दी से बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्लोमरेट बताओ पहले, हॉरिजॉन्टल रहने दो। हाँ जी बोलिए प्लीज। कॉन्ग्लोमरेट वो मर्जर बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन्वॉल्व इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस। सपोज जो मेरी कंपनी है शूज की, और जिसके साथ मैं मर्ज करना चाहती हूँ उसकी कंपनी है क्लोथ की, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी मिलता जुलता है। मेरी कंपनी है शूज की और जिसके साथ मैं मर्ज करना चाहती हूँ उसकी कंपनी है कांच की, ठीक है, शीशे शीशे की, ठीक है। तो ये टोटली अनरिलेटेड है, उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, ठीक है। हम दोनों ने क्या किया, शूज की कंपनी और कांच की कंपनी आपस में मर्ज होगी और ये बन गई शूज और कांच, ठीक है। अब ये क्या मिलता जुलता है, किसी एंगल से, किसी भी एंगल से नहीं मिल रहा है ना, इनका बिजनेस टोटली डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, सेम सेम, ठीक है, सेम इंडस्ट्री। सपोज मेरी भी शूज की इंडस्ट्री है और जिसके साथ मुझे मर्ज करना है उसकी भी शूज की इंडस्ट्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बार्गेन इन पीस ऑफ यूनियन, ठीक है, सेम सेम इंडस्ट्री हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, इस तरह से होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेम लेवल पे। क्लियर है। मार्केट एक्सटेंशन क्या है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफर सेम आइटम्स हाउएवर कंटेंट इन वेरियस मार्केट। ठीक है, सेम आइटम्स वो क्या कर रहा है यहाँ पे, बाजार संगठन समान वस्तु की पेशकश करते हैं हालांकि विभिन्न बाजारों में। ठीक है, सेम सामान होगा लेकिन अलग अलग मार्केट में होगा, मीन्स मार्केट एक्सटेंशन। सपोज मान लो मेरे पास है शूज, ठीक है, शूज की कंपनी है मेरी। अब ये जो शूज की कंपनी है इंडिया में भी मैं इसका बता रही हूँ। ठीक है, सपोज चलो हिमाचल की बात लो, हिमाचल में बता रही हूँ, शिमला में बता रही हूँ, कांगड़ा में बता रही हूँ और रोडू में बता रही हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये शिमला के एरिया आपको पता नहीं होगा। मार्केट एक्सटेंशन मतलब सेम मेरी जो आइटम्स है, ठीक है, मैं उसको कहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ, अलग अलग मार्केट में मैं उसको एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन इंक्लूड आइटम दैट गो वेल टुगेदर। ठीक है, मिलजुल के काम करेंगे, प्रोडक्ट एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, और वर्टिकल मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक पार्ट्स फॉर सेम प्रोडक्ट। ठीक है, वर्टिकल का क्या मतलब हो जाएगा, इस तरह से होता है वर्टिकल, इस तरह से। अब शूज है, ठीक है, अब मैं मर्जर किसके साथ करूंगी, या तो जो शूज को मैन्युफैक्चर करता है उसके साथ मर्जर कर लूंगी, या फिर मैं जो फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, उसके साथ मर्ज कर लूंगी मैं। ओके, इस तरह से दैट मेक्स पार्ट फॉर द सेम प्रोडक्ट। या मुझे शूज के पार्ट्स चाहिए, ठीक है, मान लो अब शूज के बक्कल लगते हैं, ठीक है, पॉलिश हो गया, जो भी है, मतलब शूज के मुझे पार्ट्स चाहिए, तो जब मैं उसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल इस तरह से होगा। ठीक है, ये होता है वर्टिकल। अब मान लो शूज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट यूज होना है, रॉ मटेरियल, शूज का रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकल, मेरी शूज की कंपनी। रॉ मटेरियल के साथ अगर मर्ज करती हूँ, ये कौन सा हो जाएगा, बैकवर्ड। और अगर मानो मुझे शूज जो है अपने सेल करने हैं, ठीक है, फिनिश्ड गुड मेरा पूरा बन गया, ये कौन सा हो जाएगा, मेरा फॉरवर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। और शूज के पार्ट मीन्स शूज के पार्ट मुझे कहाँ कहाँ मिलेंगे, कौन कौन सी कंपनीज में, जैसे कि मान लो कार है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग की मेरी कंपनी है। ठीक है, अब मुझे किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, वर्टिकल में, जो जिसके पास टायर मिलेंगे, जिसके पास स्टीयरिंग मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगी, मर्ज करूंगी, टायर वाली कंपनी से मर्ज करूंगी, स्टीयरिंग वाली कंपनी से मर्ज करूंगी, क्योंकि मैं तो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, तो इस चीजों की तो मेरे को जरूरत पड़ेगी। इसको बोला जाता है वर्टिकल मर्जर। इज इट क्लियर, किसी का कोई भी डाउट है? एंड थैंक यू सो मच, टाइम हो गया है। ठीक है, और अभी 7 PM भी आपकी पेपर 1 की क्लास है, तो ज्वाइन कर लेना। और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फिलर फॉर्म की ऐप पर, कंटेंट में जाकर, नोट्स में जाकर। ठीक है, सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज कीप स्टडी, सभी पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहे। थोड़ा सा स्पीड में था आज, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास के ऑप्शन है तो देख लेना रिकॉर्डेड क्लासेस भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाए थोड़ा सा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी टॉपिक हम कल कवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।